हे गाइस, माहौल जबरदस्त शानदार। बच्चों, चैप्टर नंबर 19 डिमांड्स एंड रिकवरी, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जामिनेशन पर्पस एज वेल एज प्रैक्टिकल लाइफ आल्सो। ओके सर, इंपॉर्टेंटली सेक्शन नंबर 73 और 74 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आपको पता है कि एग्जामिनेशन के लिए भी और प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी सेक्शन नंबर 73 74 का रेफरेंस कई सारी जगह पे आया है। ओके सर, मैं बताता हूं आपको क्या है सेक्शन नंबर 73 74। ओके सरकार, टैक्स नॉट पेड और शॉर्ट पेड और एरिनियसली रिफंडेड और इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गली अवेल्ड और यूटिलाइज्ड, अगर आपने बाय रीजन ऑफ फ्रॉड या विलफुल मिसस्टेटमेंट या सप्रेशन ऑफ फैक्ट करके अगर ये काम किए तो सेक्शन नंबर 74 अट्रैक्ट होगा। और अदर देन फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ फैक्ट मतलब मिस्टेक था, तो ऐसे केस में सेक्शन नंबर 73 अट्रैक्ट होगा। अब ऐसे केस में सेक्शन नंबर 73 पहले हम बात कर रहे हैं। सेक्शन नंबर 73 के केस में बोला है कि व्हाट इज द टाइम लिमिट टू इशू द शो कोज नोटिस एंड व्हाट इज द टाइम लिमिट टू सर्व दी ऑर्डर। पहले बात कर रहा हूं मैं, ऑर्डर सर्व करने का टाइम कितना है। इन केस ऑफ सेक्शन नंबर 73 द ऑर्डर सर्व करने का टाइम है 3 इयर्स। 3 ईयर कब से? जिस रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर में आपने ये गड़बड़ करी है, ये कांड किया है सर, वो रिलेवेंट मतलब जिस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड नॉट टैक्स नॉट पेड, शॉर्ट पेड या एरिनियसली रिफंडेड या फिर सर आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड और यूटिलाइज, तो ऐसे केस में वो फाइनेंशियल खत्म होने के बाद जो उसका एनुअल रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट होता है जो 31 दिसंबर होता है, क्लियर। और अगर एरिनियस रिफंड मिला है तो जिस दिन एरिनियस रिफंड मिला है सर वहां से 3 साल, सर 3 साल का टाइम होता है बेटा क्लियर, डिपार्टमेंट को ऑर्डर पास करने का। एंड शो कोज नोटिस सर्व करने का टाइम इससे 3 महीने कम, मतलब 2 साल 9 महीने। 2 साल 9 महीने कब से? जिस रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर का मैटर था वो फाइनेंशियल खत्म होने के बाद एनुअल रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट, या फिर अगर एरिनियस रिफंड है तो जिस दिन एरिनियस रिफंड मिला उसके 2 साल 9 महीने के अंदर डिपार्टमेंट कभी भी आपको शो कोज नोटिस सर्व कर सकता है। क्लियर, समझे मेरी बात? और हाँ सर, ध्यान देना बेटा, अगर सेक्शन नंबर 74 की बात करूं मैं तो व्हाट इज द टाइम लिमिट? अगेन सर इस केस में भी 5 साल। इस केस में कितना बेटा? 5 साल। कब से? वही एनुअल रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट या अगर रिफंड मिला है तो एरिनियस रिफंड जिस दिन मिला है वहां से 5 साल। क्लियर। और शो को सर्व करने का टाइम कितना बेटा? यहाँ पे 6 महीने का, मतलब 4 साल 6 महीने का टाइम दिया हुआ है टू सर्व दी शो कोज नोटिस। ओके, अब बात कर रहा हूं मैं आपसे बेटा सेक्शन नंबर 73 के केस में, अगर आपने शो कोज नोटिस सर्व हो गया, क्लियर। अब अगर सर डिपार्टमेंट ने ऑर्डर पास कर दिया विद इन 3 ईयर, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट विद पेनल्टी। अब पेनल्टी का अमाउंट कितना है हम उसकी बात कर रहे हैं बेटा। अच्छा, इन केस ऑफ सेक्शन नंबर 73 द अमाउंट ऑफ पेनल्टी, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेनल्टी इज 10% ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व्ड और रुपीज 10,000 whichever is higher। 10% of the tax involved or rupees 10,000 whichever is higher is the maximum penalty which can be charged in case of section number 73। पर अगर आपने शो कोज नोटिस सर्व होने से पहले ही पूरा टैक्स विद इंटरेस्ट डिपॉजिट करा दिया है तो ऐसे केस में कोई पेनल्टी चार्ज नहीं होगा। प्लस शो कोज नोटिस सर्व होने के 30 दिन के अंदर अंदर भी आपने पूरा टैक्स अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, जो भी शो कोज नोटिस में उन्होंने बोला है पूरा टैक्स विद इंटरेस्ट अगर पे कर दिया विद इन 30 डेज तो सर नो पेनल्टी शेल बी चार्ज। पर अगर आपको उसके बाद अगर आपने मतलब आपने मान लो शो कोज नोटिस सर्व हो गया और आपने सरकार एक्सेप्ट नहीं किया और आपने उसको कंटेस्ट किया शो कोज नोटिस को, पर अगर आप केस जीत गए तो सर आपके फेवर में अगर ऑर्डर आ गया तो ना टैक्स ना इंटरेस्ट ना पेनल्टी। पर अगर आप केस हार गए, ऑर्डर पास हो गया, अब ऐसे केस में आपको जो पेनल्टी वो चार्ज करेगा मैक्सिमम 10% ऑफ टैक्स इन्वॉल्व्ड और रुपीज 10,000 whichever is higher, इतना आपको सर पेनल्टी पे करना पड़ेगा। हाँ, फिर आप अपील में जाइए, अपील में जीत गए बात खत्म हो जाएगी सर, अपील में हार गए तो आपको पे करना ही पड़ेगा। ओके डन। पर शो कोज नोटिस सर्व होने से पहले या शो कोज नोटिस सर्व होने के 30 डेज के अंदर अंदर अगर आप पूरा टैक्स पे कर देते विद इंटरेस्ट तो नो पेनल्टी विल बी चार्ज। पर अब मैं बात कर रहा हूं सेक्शन नंबर 74 की। 73 की हमने बात कर ली, अब 74 के केस में पेनल्टी कितना है? 100% ऑफ टैक्स इन्वॉल्व्ड इज द पेनल्टी। आई रिपीट, 100% ऑफ टैक्स इन्वॉल्व्ड इज द अमाउंट ऑफ पेनल्टी इन केस ऑफ सेक्शन नंबर 74। अच्छा, ध्यान देना बेटा, सेक्शन नंबर 74 के केस में बोल दिया है कि साहब पेनल्टी कम हो जाएगी, रिड्यूस पेनल्टी होगी। कब? अगर आपने जो टैक्स का अमाउंट है अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट पे कर दिया बिफोर सर्विस ऑफ शो कोज नोटिस, बिफोर सर्विस ऑफ शो कोज नोटिस टैक्स का अमाउंट विथ इंटरेस्ट पे कर दिया है तो 15% ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स। अच्छा, 100% ऑफ टैक्स इज द पेनल्टी, तो 15% ऑफ पेनल्टी करो या 15% ऑफ टैक्स अमाउंट करो, बात एक ही सर। आपको कितना पे करना है? 15%। कितना पे करना भाई? 15%। पर वो भी पेनल्टी का अमाउंट भी शो कोज नोटिस सर्व होने से पहले ही पे हो जाना चाहिए। क्लियर। आई रिपीट, 15% ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व्ड सर आप पेनल्टी पे करना पड़ेगा बिफोर सर्विस ऑफ शो कोज नोटिस अलॉन्ग विद द टैक्स अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। तो प्रोसीडिंग बंद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी और आपको शो को सर्व नहीं होगा।
अच्छा, पर अगर मान लो आपने शो को से पहले नहीं किया, शो को सर्व हो गया आपको, पर शो को सर्व होने के 30 डेज के अंदर अंदर आपने पूरा टैक्स विद इंटरेस्ट पे कर दिया, तो पेनल्टी विल गेट रिड्यूस टू ओनली 25% ऑफ द टैक्स अमाउंट। पर ये पेनल्टी का अमाउंट भी वो 30 डेज के अंदर अंदर पे हो जाना चाहिए। प्रोसीडिंग्स विल बी ड्रॉप्ड और मैटर क्लोज हो जाएगा बेटा। पर अगर आप नहीं माने, आपने शोकोज को कंटेस्ट किया और शोकोज कंटेस्ट करने पे आप जीत गए, भाई मजा आ गया, माहौल, नो टैक्स नो इंटरेस्ट नो पेनल्टी। पर अगर आप केस हार गए, डिमांड ऑर्डर सर हो गया आप पर, टैक्स का अमाउंट विद इंटरेस्ट और पेनल्टी 50% आपको पे करनी पड़ेगी अगर 30 दिन के अंदर आप पूरा पे कर देते हो मैटर क्लोज करने के लिए। क्लियर? और नहीं तो फिर तो सर डिमांड ऑर्डर में 100% ऑफ टैक्स अमाउंट की 100% उसको पेनल्टी चार्ज किया होगा बेटा, वो आपको पूरा पे करना पड़ेगा। अगर 30 दिन ऑर्डर सर होने के 30 दिन के अंदर पूरा टैक्स विद इंटरेस्ट विद पेनल्टी पे करते हो, आप मैटर क्लोज करा देते हो, तो सर 50% पेनल्टी पे करनी और मस्त हो जाएगा आपका काम। क्लियर? डन। पर हाँ, आप नहीं माने, डिमांड ऑर्डर सर्व हो गया, उसके 30 दिन में भी अगर नहीं माने, उसके बाद कंटेस्ट करोगे, अपील वगैरह करनी करो, आप जीत गए, बात अच्छी हो जाएगी। हार गए तो 100% ऑफ टैक्स अमाउंट आपको पेनल्टी पे करना पड़ेगा अलोंग द टैक्स एंड इंटरेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, डन। अच्छा, अब दो बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी बेटा। ये तो था पेनल्टी का अमाउंट 73 के केस में और 74 के केस में। अच्छा, सेक्शन नंबर 73 में हमने बात करी कि सर अगर आपने शोकोज नोटिस सर्व होने से पहले या विद इन 30 डेज आपने पूरा टैक्स विद इंटरेस्ट पे कर दिया, नो पेनल्टी विल बी चार्ज। पर उसका एक एक्सेप्शन है, सेक्शन नंबर 73 सबसेक्शन नंबर 11, जहां बोला है अगर आपने कोई भी सेल्फ असेस्ड टैक्स या कोई भी टैक्स जो आपने कस्टमर से कलेक्ट किया, वो आपने उस टैक्स का जो ड्यू डेट आता है ड्यू डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट ऑफ टैक्स, उसके 30 दिन के अंदर अंदर अगर वो सेल्फ असेस्ड टैक्स या जो टैक्स के नाम पे आपने पैसा कलेक्ट किया कस्टमर से, वो अगर विद इन 30 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट ऑफ टैक्स डिपॉजिट नहीं कराया और उसके बाद अगर आप पे करते हो, तो ऐसे केस में सरकार, सिंस आपने सेल्फ असेस्ड टैक्स था और कस्टमर से टैक्स कलेक्ट किया आपने, तो ऐसे केस में भाई आपको ये 0% पेनल्टी का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ऐसे केस में आपको 10% ऑफ टैक्स नोट और 10,000 व्हिचएवर इज हायर, इतना पेनल्टी पे करना ही पड़ेगा। क्लियर? डन। अच्छा, इसके रिगार्डिंग एक सर्कुलर भी आया था। सर्कुलर ने कहा कि अगर आप मेयरली केवल और केवल अपना रिटर्न फाइल करने में लेट हो गए, उसकी वजह से अगर आपके 30 दिन निकल गए ड्यू डेट से, तो ऐसा नहीं कि 100%, ऐसा नहीं कि आपको 10% ऑफ टैक्स इन्वॉल्व पेनल्टी पे करना पड़ेगा। मियर लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न डज नॉट अट्रैक्ट दिस सेक्शन नंबर 73, क्योंकि सेक्शन नंबर 73 कब अट्रैक्ट होगा? टैक्स नॉट पेड और शॉर्ट पेड या एरनेसली रिफंडेड या आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड और यूटिलाइज, इसके लिए सर्कुलर आया था बेटा। ओके, माहौल। सरकार, एक और बात, अब सेक्शन नंबर 74 की बात कर रहा हूं, सप्रेशन। बेटा द टर्म सप्रेशन इज यूज्ड हियर, और सप्रेशन वर्ड को यहां बहुत क्लियरिफाई कर दिया और बोल दिया अगर आपने कोई फैक्ट which was required to be disclosed by you in the return या किसी और फॉर्म में अगर आपको डिस्क्लोज करना था, अगर आपने वो डिक्लेयर नहीं किया, तो ये माना जाएगा आपने जानबूझ के डिक्लेयर नहीं किया, सप्रेस किया है, माना जाएगा। देन ना सर्विस टैक्स एक्साइज जब पहले हुआ करते थे, उसमें जजमेंट आया हुआ है कि मियर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ द फैक्ट इज नॉट सप्रेशन ऑफ फैक्ट। पर अब डिपार्टमेंट ने ये सेक्शन के अंदर स्पेसिफिकली लिख दिया कि बोल दिया मियर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ द फैक्ट भी क्या माना जाएगा? सप्रेशन माना जाएगा बेटा। क्लियर? या कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मांगी है, डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड वगैरह मांगा, आपने नहीं दिया, तो माना जाएगा आपने सप्रेस किया है। क्लियर? और सेक्शन नंबर 74 वहां अट्रैक्ट हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, देना सेक्शन नंबर 73 और 74 के लिए बोला हुआ है कि शोकोज नोटिस सर्व करने से पहले डिपार्टमेंट का ऑफिसर चाहे तो, कंपलसरी नहीं है, शेल पहले था उसको काट के मैं कर दिया है, वो प्री नोटिस कंसल्टेशन का एक लेटर भेज सकता है एसएससी को कि भाई हम ये प्रपोज कर रहे हैं आपको शोकोज नोटिस सर्व करना, आप चाहे तो आप पहले ही आ जाइए, हमसे बात कर लीजिए, आप अगर हमको जस्टिफाई कर देते हो, सेटिस्फाई कर देते हो, तो ऐसे केस में शो को सर्व नहीं करेंगे। पर अगर वो नहीं मानता है तो ऐसे केस में शो को सर्व करना पड़ेगा डिपार्टमेंट को। क्लियर? अच्छा, ध्यान देना बेटा, अगर एसएससी को लगता है कि प्री नोटिस कंसल्टेशन में एसएससी को लगता है कि टैक्स बनता है, तो चाहे तो जितना टैक्स बनता है उतना पे करे और मैटर को क्लोज कराए पहले ही। क्लियर? तो ये शो को नोटिस सर्व वगैरह नहीं हो, लंबा लॉन्ग रन प्रोसेस नहीं, उसके लिए ऑप्शन दिया है एसएससी को। ओके सरकार, अब सेक्शन नंबर 75 जनरल प्रोविजन रिलेटिंग टू डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स, सेक्शन नंबर 73 और 74 के कुछ कॉमन बातें हैं। सबसे पहली बात, अगर मान लो कभी किसी शो को नोटिस सर्व करने के लिए या ऑर्डर सर्व करने के लिए कोर्ट का कोई ऑर्डर आ गया, स्टे दे दिया, कोर्ट ने कोई स्टे लगा दिया, तो दैट पीरियड ऑफ स्टे विल बी एक्सक्लूडेड व्हाइल कंप्यूटिंग टाइम लिमिट ऑफ दिस 3 ईयर एंड 5 ईयर एंड रेस्पेक्टिवली। शो को नोटिस सर्व करने का टाइम जो है 2 ईयर 9 मंथ्स एंड 4 ईयर 6 मंथ को काउंट करने के लिए एक्सक्लूड किया जाएगा। सेकंड, अगर मान लो सरकार हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट सॉरी सर अपीलेट अथॉरिटी, ट्रिब्यूनल या हाईकोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया जो रेवेन्यू के अगेंस्ट था, मतलब डिपार्टमेंट के अगेंस्ट था, अब डिपार्टमेंट ने उसके अगेंस्ट अपील फाइल करी, अब अपील फाइल करी हायर अथॉरिटी को और वहां अपील पेंडिंग है, तो जितना टाइम सर ये अपील में लगा है, मतलब जिस दिन ऑर्डर पास हुआ था और वहां से लेके जब वो अपील डिस्पोज ऑफ होगी, क्लियर, दिस टाइम पीरियड विल बी एक्सक्लूडेड व्हाइल कंप्यूटिंग दिस टाइम लिमिट ऑफ टाइम लिमिट ऑफ दिस 3 ईयर एंड 5 ईयर टू सर्व द ऑर्डर। ओके सरकार, अब ध्यान देना बेटा, अगर मान लो कभी शो कोज नोटिस या ऑर्डर सर्व हुआ था फॉर फ्रॉड, सेक्शन नंबर 74 में सर्व हुआ था, पर बाद में किसी अपीलेट अथॉरिटी में या
एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के टाइम प्रेजेंटेशन में आपने ये प्रूव कर दिया कि नहीं साहब मिस्टेक थी, फ्रॉड नहीं था, तो ऐसे केस में उस शो कोज नोटिस का जो अमाउंट था उसको रिड्यूस किया जाएगा हैविंग रिगार्ड टू टाइम लिमिट ऑफ 3 ईयर ओनली बेटा। मतलब 2 साल 9 महीने तक ही शो को सर्व कर सकते हैं, तो लास्ट 2 साल 9 महीने के हिसाब से ही कंसिडर किया जाएगा शो कोज नोटिस सर्व हुआ था और उसके अकॉर्डिंग ही ऑर्डर पास होगा। अच्छा ध्यान रखना, कभी भी ये प्रोसीडिंग्स में अगर कभी टैक्स का अमाउंट मॉडिफाई होता है तो अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट और पेनल्टी का अमाउंट भी क्या हो जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगा। अच्छा, अगर कभी ट्रिब्यूनल या कोर्ट ने कोई डायरेक्शन दिया कि इतना साहब टैक्स रिकवरी करना है एसएससी से, तो ऐसे केस में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑर्डर जो पास करेगा विद इन 2 ईयर ऑर्डर पास करेगा और डायरेक्शन मिलने के 2 साल के अंदर। अच्छा देन ना अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड हमेशा मिलती है। अब रेसिपिएंट को जो एसएससी था सर उससे मान लो डॉक्यूमेंट या हियरिंग की डेट ली बेटा, अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड दिया, हियरिंग का डेट आया, पर अगर हियरिंग पे नहीं जा सकता तो मैक्सिमम 3 एडजमेंट इज अलाउड टू ईच पार्टी। क्लियर, मैक्सिमम 3 एडजमेंट। अच्छा एक बात ध्यान रखना, शोकोज नोटिस में अगर कोई सर शोकोज नोटिस में जो टैक्स का अमाउंट लिखा है, इंटरेस्ट का अमाउंट लिखा है या पेनल्टी का अमाउंट लिखा है, तो सर दिस अमाउंट कैन नॉट बी सर मतलब ऑर्डर के अंदर इस अमाउंट से ज्यादा अमाउंट नहीं हो सकता। मतलब जो शो को सर्व किया है वो डिपार्टमेंट को बहुत ही केयरफुली सर्व करना पड़ता है, उससे ज्यादा अमाउंट कभी भी ऑर्डर में नहीं आ सकता। सेकंड थिंग, जिन ग्राउंड पे शो को नोटिस सर्व किया सर योर केस कैन नॉट गो बियॉन्ड दोस ग्राउंड ऑन द सेम शो को नोटिस। क्लियर, ऑर्डर के अंदर उन्हीं ग्राउंड पे बात होगी, नए ग्राउंड पे बात नहीं होगी। ओके अच्छा ध्यान रखना, जो 3 साल और 2 साल का 3 साल और 5 साल का टाइम दे रखा है डिपार्टमेंट को ऑर्डर सर्व करने का, उस टाइम में अगर ऑर्डर सर्व नहीं हुआ तो उस मैटर को अब क्लोज कर दिया जाएगा, उसके केस में कुछ ना हो पाएगा। अच्छा सेक्शन नंबर 73 या 74 का पेनल्टी अगर चार्ज हो गया तो किसी और सेक्शन में कोई पेनल्टी चार्ज नहीं हो सकता है। क्लियर, भारत माता की जय। ये सेक्शन नंबर 161 आ गया, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स अपरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड। अगर मान लो किसी भी ऑर्डर में, नोटिस में या समन वगैरह में कोई मिस्टेक हो गया विच इज अपरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड, मतलब सर इट शुड बी सेल्फ एविडेंट एंड शुड नॉट बी रिकवरेबल थ्रू लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस ऑफ रीजनिंग, तो ऐसे केस में सर ये सेक्शन 161 अट्रैक्ट हो सकता है। उस मिस्टेक को रेक्टिफाई करने का चांस दिया गया ऑफिसर को, मिस्टेक में भी फैक्चुअल, लीगल और क्लरिकल। अच्छा अगर एसएससी आता है मिस्टेक लेकर तो वो उसको मिस्टेक 3 महीने के अंदर अंदर ही बतानी पड़ेगी। अफेक्टेड पर्सन इज अलाउड टू ब्रिंग द मिस्टेक टू द अटेंशन ऑफ द ऑफिसर विद इन 3 मंथ ओनली। क्लियर, डिपार्टमेंट के लिए 3 महीने का टाइम अट्रैक्ट नहीं होता है, पर हाँ मिस्टेक को रेक्टिफाई करने का टाइम मैक्सिमम 6 मंथ है। 6 मंथ के अंदर मिस्टेक को रेक्टिफाई करना ही पड़ेगा। ओके क्लियर, डन। सरकार अब आइए सेक्शन नंबर 76, टैक्स कलेक्टेड बट नॉट पेड टू द गवर्नमेंट। ध्यान रखिएगा बेटा, अगर आपने कोई भी अमाउंट टैक्स के नाम पे कलेक्ट किया है किसी भी पर्सन से, भले ही वहां पे टैक्स एग्जाम था या कम रेट से था, आपने हायर रेट से ले लिया, तो ऐसे केस में दैट अमाउंट हैज टू बी पेड टू द गवर्नमेंट एज इफ इट इज द नॉर्मल टैक्स, और इसको नॉर्मल टैक्स की तरह पे करना पड़ेगा। अगर आपने नहीं पे किया तो सर आपको पे करना पड़ेगा अलोंग विथ इंटरेस्ट। ओके सर सेक्शन नंबर 77, टैक्स रॉन्गफुली कलेक्टेड एंड पेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। मतलब हमने बात 2-3 बार करी हुई इसके रिगार्डिंग, अगर आपने गलती से किसी इंटर स्टेट सप्लाई पर सीजीएसटी और एसजीएसटी कलेक्ट कर दिया जबकि चार्ज करना था आईजीएसटी, तो ऐसे केस में आपको आईजीएसटी पे करना पड़ेगा और सीजीएसटी और एसजीएसटी का क्या मिल जाएगा, रिफंड मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर ऐसे केस में कोई इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं, और वाइस वर्सा, अगर आपने किसी इंट्रास्टेट सप्लाई पर गलती से आईजीएसटी कलेक्ट करके पे कर दिया गवर्नमेंट को जबकि सीजीएसटी और एसजीएसटी पे करना था, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी पे करना पड़ेगा, पर इंटरेस्ट की कोई जरूरत नहीं है पे, और आईजीएसटी का आप रिफंड क्लेम कर सकते हो। ये रहा सेक्शन नंबर 74। ओके अब आ रहा है सेक्शन नंबर 78, इनिशिएशन ऑफ रिकवरी प्रोसीडिंग्स। अगर कभी भी टैक्स रिकवरेबल आता है एसएससी से तो ऐसे केस में रिकवरी प्रोसीडिंग्स सर ऑर्डर पास होने के 3 महीने से पहले रिकवरी प्रोसीडिंग शुरू नहीं करेंगे, पर अगर देयर इज अ चांस ऑफ लॉस ऑफ रेवेन्यू टू द डिपार्टमेंट तो ऐसे केस में 3 महीने पहले भी रिकवरी शुरू कर सकते हैं। अब रिकवरी के मोड क्या क्या है, सेक्शन नंबर 79 ने बोला है, सबसे पहला अगर कोई अमाउंट रिफंड बनता है एसएससी को तो वहां से एडजस्ट कर लेंगे। क्लियर सरकार। सेकंड, बाय डिटेनिंग और सेलिंग द गुड्स बिलोंगिंग टू द डिफॉल्टर, देन रिकवरी फ्रॉम एनी अदर पर्सन हु ओज मनी टू द डिफॉल्टर। मतलब गार्निशी प्रोसीडिंग क्या होता है, मान लो मैं आपसे 1 करोड़ रुपए मांगता हूं, डिपार्टमेंट मेरे से 1.5 करोड़ रुपए मांगता है, तो आपको बोलेंगे गार्निशी, और ऐसे केस में मेरे रिकॉर्ड से पता पड़ गया कि आपसे मैं 1 करोड़ रुपए मांगता हूं, तो डिपार्टमेंट आपको नोटिस सर्व करेगा रिकवरी का कि जब भी आपका अमाउंट ड्यू हो रहा है फॉर मेकिंग पेमेंट टू द मंगल, डोंट पे टू मंगल की मंगल। ओए चोर कौन बोला रे, ओए मंगल अच्छा आदमी है, पर हाँ एनीवेज वहां डिपार्टमेंट बोलेगा कि मंगल से हमको अमाउंट रिकवरी करना है, और मंगल के रिकॉर्ड से पता पड़ा कि आपको अमाउंट पे करना है यशवंत को, तो जब भी आपको वो अमाउंट ड्यू हो रहा है डोंट पे टू मंगल, डायरेक्टली पे टू दी डिपार्टमेंट। और अगर आपने वो अमाउंट पे नहीं किया टू दी डिपार्टमेंट देन दिस अमाउंट विल बी रिकवर्ड फ्रॉम यू एज इफ इट वाज रिकवरेबल फ्रॉम यू ओनली। क्लियर, डन। अच्छा पोस्ट ऑफिस, बैंक वगैरह को बोला हुआ है, या फिर एफडी का रिसीट अगर नहीं भी लेके आया डिपार्टमेंट आपके पास, तो भी वो एफडी वगैरह का जो पैसा होता है वो डिपार्टमेंट रिकवरी कर सकता है, और उन बैंक वगैरह को देना पड़ेगा अमाउंट। ओके देन कलेक्शन बाय डिटेंशन ऑफ एनी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज वगैरह बेच के पैसा रिकवरी कर सकते हैं। देन रिकवरी थ्रू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एज इफ सच अमाउंट
इज अरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। अरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू मतलब राजा महाराजा के टाइम पे अगर आप लगान पे नहीं करते थे तो आपकी प्रॉपर्टी बेच के पैसा रिकवरी करने का पावर था राजा के पास, वो पावर है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास। देन मजिस्ट्रेट, सर अगर रिकवरी नहीं हो पा रहा आपसे तो मजिस्ट्रेट को एक सर्टिफिकेट ऑफ रिकवरी भेजा जाएगा एंड ही कैन रिकवर द अमाउंट एज इफ इट इज द फाइन इम्पोज्ड बाय सच मजिस्ट्रेट, और आपकी प्रॉपर्टी बेच के वो पैसा रिकवरी कर सकता है। देन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री एटसेट्रा, सर जो भी आपने डिक्री वगैरह पास हुई उसके थ्रू सर वो क्या कर लेंगे, ऑर्डर पास करके रिकवरी करेंगे आपसे। देन रिकवरी थ्रू श्योरिटी, अगर आपके लिए किसने गारंटी दी, लग गए बेटा उसके तो क्लियर, गारंटर का अब पैसा, सर गारंटी से पैसा रिकवरी करेंगे हम। देन रिकवरी फ्रॉम कंपनी इन लिक्विडेशन, आपको पता है अगर कोई भी कंपनी लिक्विडेशन जाती है तो कमिश्नर, वो लिक्विडेटर जो अपॉइंट होता है वो कमिश्नर को इंटीमेशन करता है कि कंपनी रिकवरी में जा रही है, लिक्विडेशन जा रही है, अगर आपको कोई पैसा ड्यू तो हमें बता दीजिए। कमिश्नर उसको नोटिफाई करता है इतना अमाउंट, और उसको बताता है कि इतना अमाउंट हमारा रिकवरेबल है, वो लिक्विडेटर वो अमाउंट उतना सेट डिसाइड करके फिर बाकी लोगों को पैसा देता है, तो लिक्विडेटर से पैसा रिकवरी कर सकते हैं बेटा ये लोग। देन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे नोटिफिकेशन ऐड हुआ था उसने बोला था क्या, द वर्ड पर्सन शेल इंक्लूड डिस्टिंक्ट पर्सन, मतलब अगर सेम पेन नंबर पे दूसरी ब्रांच रजिस्टर्ड है मेरी तो ऐसे केस में अगर इस रजिस्ट्रेशन नंबर से रिकवरी नहीं हो पा रहा तो दूसरे रजिस्ट्रेशन नंबर से रिकवरी कर सकते हैं। मान लो उसका रिफंड बन रहा है तो वहां से एडजस्ट कर लेंगे इसका डिमांड अमाउंट। क्लियर, डन। अच्छा ध्यान रखना बेटा, कभी भी रिकवरी जब करता है डिपार्टमेंट, तब मेरा ज्यूरिसडिक्शनल ऑफिसर सीजीएसटी वाला है, सेंट्रल डिपार्टमेंट मेरा मेरा ज्यूरिसडिक्शन सेंट्रल डिपार्टमेंट में आता है, तो वही ऑफिसर सीजीएसटी का भी और वही ऑफिसर एसजीएसटी का भी रिकवरी करेगा। सेम इज द केस विद द एसजीएसटी ऑल्सो। और हाँ, अब मान लो सर 1 करोड़ सीजीएसटी रिकवरेबल था, 1 करोड़ एसजीएसटी रिकवरेबल था, पर अल्टीमेटली एसएससी से रिकवरी कितना हुआ, केवल सर 80 लाख रुपए रिकवरी हुआ है केवल। तो ऐसे केस में जिस प्रोपोर्शन में लायबिलिटी बाकी थी सीजीएसटी और एसजीएसटी की, उस प्रोपोर्शन में रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट को पैसा दिया जाएगा, भले रिकवरी करने वाला ऑफिसर सीजीएसटी वाला जाए या एसजीएसटी वाला जाए, किसी भी ज्यूरिसडिक्शन में फाइल जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर, जिस प्रोपोर्शन में अमाउंट ड्यू था उस प्रोपोर्शन में अमाउंट बांटा जाएगा अगर रिकवरी कम हुई है अमाउंट तो। देन सेक्शन नंबर 80, पेमेंट ऑफ टैक्स एंड अदर अमाउंट इन इंस्टॉलमेंट। सरकार कमिश्नर के पास पावर है, किसके पास पावर है बेटा, कमिश्नर के पास पावर है कि वो चाहे तो अगर एसएससी के पास रीजनेबल ग्राउंड है और एसएससी पेमेंट देने के लिए तैयार है पर वो पेमेंट इंस्टॉलमेंट नहीं दे सकता है, तो ऐसे केस में मैक्सिमम 24 मंथली इंस्टॉलमेंट तक वो अलाउ कर सकता है फॉर मेकिंग पेमेंट। पर अगर आपने इन इंस्टॉलमेंट को पे करने में डिले कर दिया, डिफॉल्ट कर दिया, तो ऐसे केस में इंस्टॉलमेंट पेमेंट का सिस्टम आपका विड्रॉ हो जाएगा और आपको पूरा अमाउंट पे करना पड़ेगा साहब। देन सेक्शन नंबर 81 कहता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू अवॉइड इन सर्टेन केसेस। सर मान लो आपके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग चल रही है और आपको पता है रिकवरी होने वाली है और आपने अपनी प्रॉपर्टी पीछे से बेच दी ताकि डिपार्टमेंट रिकवरी नहीं कर पाया ऐसे केस में, तो ऐसे केस में भाई वो जो आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है या प्रॉपर्टी के साथ जो भी आपने काम किया है वो क्या हो जाएगा, वॉइड एब इनिशियो माना जाएगा उसको। ओके, देखना सिचुएशंस और केसेस विच आर वॉइड क्रिएट्स अ चार्ज ऑन द प्रॉपर्टी या पार्ट्स विद द प्रॉपर्टी belonging to him or in his possession by way of sale, mortgage, exchange or any other mode of transfer whatsoever of his properties। सर तो ऐसे केस में ये सब void होगा if it was or it is with an intention of defrauding the government revenue। पर हाँ ये valid माना जाएगा कब, when it was the sale was made for adequate consideration and without any notice of pendency of the proceedings या without notice of such tax or sum payable by the said person or with previous permission of the proper officer। अगर आपने किया तो ये सिचुएशन वैलिड रहेगी, कोई दिक्कत नहीं बेटा। क्लियर, तो जो आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर वगैरह करी है वो सही रहेगी। देन सेक्शन नंबर 82, टैक्स टू बी फर्स्ट चार्ज ऑन द प्रॉपर्टी, ध्यान रखना बेटा, बस सब्जेक्ट टू इंसॉल्वेंसी इन बैंक्रप्सी कोड, आईबीसी को छोड़ दो बेटा। बाकी अगर आपकी प्रॉपर्टी सर जितनी भी प्रॉपर्टी आपके पास है उन सब प्रॉपर्टी पे फर्स्ट चार्ज माना जाएगा डिपार्टमेंट का। अगर आपका पैसा रिकवरी करना है डिपार्टमेंट को, आप नहीं दे रहे हो तो आपकी प्रॉपर्टी पे फर्स्ट चार्ज डिपार्टमेंट का हो जाएगा और बेचने के बाद जो पैसा आएगा वो पहले डिपार्टमेंट को मिलेगा। नाउ सेक्शन नंबर 83, प्रोविजनल अटैचमेंट टू प्रोटेक्ट द रेवेन्यू इन सर्टेन केसेस। सर ध्यान देना बेटा, कमिश्नर के पास पावर है कि कमिश्नर को ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स अगर कभी भी लगता है कि पैसा डूबने के चांस है और एसएससी का सर पैसा डूब जाएगा, तो ऐसे केस में टू प्रोटेक्ट द रेवेन्यू ऑफ द डिपार्टमेंट गवर्नमेंट कमिश्नर चाहे तो ऑर्डर पास कर सकता है टू सर टू अटैच द प्रॉपर्टीज ऑफ द एसएससी प्रोविजनली, मैक्सिमम 1 साल के लिए ये प्रोविजनल अटैचमेंट वैलिड रहेगा बेटा। ओके डन। सेक्शन नंबर 84, कंटिन्यूएशन एंड वैलिडेशन ऑफ सर्टेन रिकवरी प्रोसीडिंग्स। ध्यान देना बेटा, अगर कभी मानो रिकवरी प्रोसीडिंग शुरू हो गई आपके अगेंस्ट पर बाद में क्या हो गया, आपने अपील फाइल कर ली और अपील जैसी फाइल होती है ऑल रिकवरी प्रोसीडिंग्स स्टे हो जाती है। अब रिकवरी स्टे हो गई बेटा, अब मान लो अपील में आप केस हार गए, अब रिकवरी वापस शुरू करनी है, तो ऐसे केस में यहाँ पे सेक्शन नंबर 84 ने बोला कि जिस स्टेज पे वो रिकवरी रुकी हुई थी उसी स्टेज से शुरू करनी है बेटा। मतलब वापस से फ्रेश रिकवरी का नोटिस देने की जरूरत नहीं है, शुरुआत से वापस प्रोसेस फॉलो करने की जरूरत नहीं। जिस स्टेज पर रिकवरी शुरू हुआ था, जिस स्टेज पर रिकवरी रुका था वहीं से शुरू कर सकते हैं। इसी के साथ भारत माता की जय। और ये पूरा चैप्टर डिमांड एंड रिकवरी सर खत्म होता है। अब आई होप
माहौल बन रहा है, आई होप आप खुश हो, आई होप सर जिंदा रह के आप जी रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, मन जिंदा रहना चाहिए, आपका दिल खुश होना चाहिए एंड माहौल होना चाहिए, क्लियर। एंड हाँ एक बात और बच्चों, ये लेक्चर जो रिवीजन लेक्चर में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये भले ही आप लोगों ने किसी ने भी मेरे से क्लास ली नहीं ली, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एवरीबडी कैन वॉच, एवरीबडी कैन टेक द बेनिफिट ऑफ दिस लेक्चर्स, सो यू कैन शेयर इट विद एनी ऑफ योर फ्रेंड, या जो भी पर्सन ये कर रहा है उनके साथ आप शेयर कर सकते हो, क्लियर। ये सबके बेनिफिट के लिए ऑल दी बेस्ट, आप पढ़िए, मजे करिए, माहौल करिए, आपके अपने फैमिली वालों के सपने पूरे करिए, वी आर विथ यू, ऑल दी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, माहौल।